हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में, जिसे शॉर्ट में ईसीटी बोला जाता है। तो क्या होती है यह ईसीटी, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं तथा मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी यानी ईसीटी की क्रियाविधि क्या होती है, इसे कैसे उपयोग में लिया जाता है, तो उनके बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। तो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ईसीटी का उपयोग मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है। यदि कोई आपसे पूछे ईसीटी क्या होती है तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है कि ईसीटी का उपयोग मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट यानी उपचार हेतु किया जाता है। और कौन कौन से वो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की यानी परिभाषा की। तो ईसीटी किसे कहते हैं? यह एक दैहिक यानी सोमेटिक उपचार विधि है जिसमें मरीज में विद्युत इलेक्ट्रोड की सहायता से कृत्रिम दौरे उत्पन्न किए जाते हैं। यानी मरीज में क्या किया जाता है? विद्युत इलेक्ट्रोड की सहायता से कृत्रिम दौरे यानी सीजर्स उत्पन्न किए जाते हैं। इसके लिए एक या दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत इलेक्ट्रोड को सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में लगाकर धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीज में कृत्रिम दौरे उत्पन्न किए जाते हैं तथा उन दौरों के प्रभाव के माध्यम से व्यक्ति के मेंटल डिसऑर्डर में सुधार आता है। तो इसे ईसीटी कहा जाता है। कोई आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है कि यह एक दैहिक उपचार विधि होती है जिसमें मरीज में इलेक्ट्रोड की सहायता से कृत्रिम दौरे उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके लिए एक या दो इलेक्ट्रोड को मरीज के सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीज में दौरे यानी कृत्रिम दौरे उत्पन्न किए जाते हैं। इसे ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोला जाता है। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अब बात कर लेते हैं ईसीटी के लिए ईसीटी मशीन की मानक परिस्थितियाँ। ईसीटी मशीन की मानक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, यानी इसमें क्या होता है? तो विद्युत धारा की मात्रा। ईसीटी मशीन में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो 200 से लेकर 160 एम्पियर होती है। 200 से लेकर 160 एम्पियर होती है विद्युत धारा। अपन को ये रखनी है ईसीटी मशीन में सेट कर रखनी है। नेक्स्ट है वोल्टेज की मात्रा है। तो विद्युत धारा की मात्रा हो गया वो कितने वोल्ट पर चलनी चाहिए, तो वोल्टेज होना चाहिए 70 से लेकर 130 वोल्ट तक होना चाहिए। इसके बाद समय यानी टाइम, कितने टाइम तक अपन को ईसीटी को लगा कर रखना है, तो 0.6 से लेकर 1 सेकंड तक ईसीटी को लगाकर रखा जाता है। ये सारी मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। विद्युत धारा की मात्रा पूछा जाता है कंपटीशन में कि ईसीटी में विद्युत धारा की मात्रा कितनी होती है, तो 200 से लेकर 160 एम्पियर होती है। वोल्टेज की मात्रा 70 से 130 वोल्ट होती है। वही समय एंड ड्यूरेशन की बात करें तो 0.6 से लेकर 1 सेकंड तक इसे रखा जाता है। अब बात करते हैं ईसीटी का आविष्कार जो होता है वो किसने किया था। कोई पूछे कि ईसीटी का आविष्कार किसने किया था, तो अपन को बताना है कि ईसीटी का आविष्कार कार्ल लेटी और बीनी ने 1938 में सिजोफ्रेनिया के उपचार में किया था। ईसीटी का आविष्कार कार्ल लेटी और बीनी ने 1938 में सिजोफ्रेनिया के उपचार हेतु किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ईसीटी देने के लिए रोग विषय या इंडिकेशन यानी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें ईसीटी का उपयोग किया जाता है। तो हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजर डिप्रेशन की। वह डिप्रेशन जो सबसे बड़ा होता है, मेजर डिप्रेशन में चला गया जिसमें पेशेंट क्या बहुत ही उदास रहने लग गया, उसकी शारीरिक गतिविधियाँ कम हो। जैसे इसमें डिप्रेशन में भी अपन बात कर ले तो आत्महत्या विचार के साथ डिप्रेशन एंड डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडियाज़, जो सुसाइड करने की सोचता हो वो वाला डिप्रेशन। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी प्रसव होने के बाद यानी बच्चे के जन्म होने के बाद किसी महिला में डिप्रेशन उत्पन्न होता है। ऐसी कंडीशन में हम ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेनिया क्या होता है, तो मेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट की गतिविधियाँ यानी शारीरिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बार बार बोलता है, भगता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी प्रोफाउंड मेनिया यानी गंभीर मेनिया वाला हो। नेक्स्ट डिलीरियम मेनिया वाला बहुत ही ज़्यादा धमाल करने वाला पेशेंट, जिसे अपन पागल बोलते हैं, वो वाला तो अपन इनमें इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिजोफ्रेनिया जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर मिलकर सिजोफ्रेनिया बनाते हैं, जिसमें मनुष्य के जो सारे व्यवहार होते हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर इस वीडियो को देख लेना। अब सिजोफ्रेनिया में कौन कौन से सिजोफ्रेनिया होते हैं जिसमें ईसीटी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला आता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया।
केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया वाले मरीज के पेशेंट जो रहता है उसमें जो मसल्स रहती है वो अकड़ जाती है, ठीक, उसकी मसल्स टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो अकड़ जाती है। नेक्स्ट है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार सिजोफ्रेनिया वाले मरीज में मिथ्या विचार आते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया विद डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले मरीज जी जो कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते हैं उनमें भी ईसीटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुसाइडल सिजोफ्रेनिया। ऐसे मरीज जो सुसाइड करने की सोचते हैं, जो उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी सिजोफ्रेनिया के टाइप्स होते हैं, इनमें ईसीटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में पहला है डिलीरियम, दूसरा है डेमेंशिया। डिलीरियम जिसे एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसमें लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की कमी पाई जाती है। और डेमेंशिया में स्मृति लॉस, युवा व्यक्ति जिसमें क्या होता है मेमोरी लॉस हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ईसीटी दी जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट अन्य स्थितियाँ या विकार जिनमें ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, जब अन्य इलाज कारगर ना हो या मरीज में दवा के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। यदि मरीज में अपन मेंटल डिसऑर्डर का है और उसमें अपन इलाज के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग कर रहे हैं और उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट दवा के नशे के मरीज, दवा के नशे के आदि मरीज। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कि एक खतरनाक टाइम का सिंड्रोम होता है, उसमें अपन ईसीटी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म वाले पेशेंट में भी ईसीटी का उपयोग किया जाता है। इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में ईसीटी का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ईसीटी की क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी। ईसीटी किस प्रकार से दी जाती है किसी व्यक्ति को, इसके लिए हम इसका अध्ययन निम्न बिंदुओं के अनुसार करते हैं। कौन कौन से वो बिंदु होते हैं जिसके अनुसार ईसीटी की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ईसीटी की आवृत्ति। आवृत्ति तो आपको पता ही होगा कि एक के बाद एक, यानी कब कब लगानी है या कितनी टाइम तक देनी है, तब जाके ईसीटी का उपयोग हो या उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ईसीटी की आवृत्ति एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियां, यानी ईसीटी देने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती है। एंड प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक व ईसीटी देना, यानी ईसीटी के लिए तैयारियां करना, प्रिपरेशन करना, उसके बाद ईसीटी देना। नेक्स्ट है ईसीटी के कारण उत्पन्न जटिलता, यानी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ईसीटी। ईसीटी के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से। उसके बाद ईसीटी प्रदान करने के लिए नर्स की भूमिका एंड रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ईसीटी। इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से हम मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है कि ईसीटी की मैकेनिज्म क्या है। तो इन 4 पॉइंट का अनुसार अपन इसकी क्रियाविधि को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ईसीटी की आवृत्ति। तो ईसीटी की आवृत्ति क्या है, तो ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार प्रयोग की जा सकती है, यानी एक सप्ताह में ईसीटी को अधिकतम 3 ही बार दे सकते हैं। इससे अधिक बार आप ईसीटी का उपयोग दोगे तो इसका दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति में पड़ सकता है। नेक्स्ट ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी देने के बाद ही आता है। 5 से 10 बार जब आपने किसी मरीज को ईसीटी दे दी, कृत्रिम दौरे उत्पन्न कर दिए, तो उसके बाद ही उसमें इस प्रकार मरीज में मेंटल डिसऑर्डर के प्रभाव वो कम होने लगेंगे तथा वो ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट क्रोनिक सिजोफ्रेनिया के रोगी में, या क्रोनिक सिजोफ्रेनिया जो रहता है, जन लंबे समय तक सिजोफ्रेनिया रहता है, या अपन बोल सकते हैं केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जिसमें क्या होता है उसकी मसल्स जो रहती है वो अकड़ा जाती है। ऐसे मरीजों में रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। आपको याद रखना है कि केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो मरीज होता है उसमें 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसमें असर आना ठीक होता है। नेक्स्ट ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारी व ईसीटी देना। अब प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक। ईसीटी टेक्निक के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद ईसीटी को देना है, यानी ईसीटी कैसे देनी है वो अपन अब बात करेंगे। सबसे पहले इसके भी अपन सब पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला है कंसल्ट लेना या सहमति लेना। तो ईसीटी देने के लिए रोगी या संबंधियों को ईसीटी की आवश्यकता व गतिविधियाँ समझाकर उनसे थेरेपी को देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेते हैं। यानी ईसीटी देने से पहले ना रोगी ठीक हो तो उससे या उसके संबंधियों से किसी प्रकार ये हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ईसीटी के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीटी रूम को तैयार करना। अब ईसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रूम को तैयार किया जाना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी से निपटने के लिए इमरजेंसी उपकरण ईसीटी रूम में रखे जाते हैं। इसमें तो निम्न शामिल है। पहला है ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ होना चाहिए।
सक्शन मशीन होनी चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, रिससिटेशन एपरेटस होने चाहिए, नेक्स्ट एनेस्थेसिया होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए, एम्बू बैग एंड बीपी एपरेटस, स्प्लिंट आदि सभी चीज़ें ईसीटी रूम में होने आवश्यक होती है। इस प्रकार रूम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट ईसीटी, रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट को तैयार करना ईसीटी देने के लिए। तो ईसीटी से आधे घंटे पहले रोगी को एट्रोपिन सल्फेट सबकुटेनियस लगा दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है जो होती है यह हृदय को आराम पहुंचाती है तथा बीपी को कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर बीपी लो हो जाती है तो उसे मेंटेन करने का कार्य करती है एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट है ईसीटी मसल रिलैक्सेंट देवे, यानी मसल्स रिलैक्सेंट भी दिया जाता है। नेक्स्ट दवाओं के लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर ऑटोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट रोगी को ईसीटी देने के लिए सही आरामदायक अवस्था प्रदान करना। अब रोगी को अपन ईसीटी लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। तो रोगी को समतल सतह पर बिस्तर पर सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है तथा ईसीटी के दौरान कशेरुकदंड में फ्रैक्चर को रोकने के लिए तकिए का भी इस्तेमाल किया जाता है। समतल सतह पर लिटाया दिया जाता है। उसके बाद कमर के नीचे यानी रीढ़ की हड्डी के जो फ्रैक्चर हो उसे रोकने के लिए तकिया का इस्तेमाल किया जाता है। ईसीटी के दौरान जीभ को कटने से बचाने व एयरवे को खुला रखने के लिए माउथ गेज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार तैयारियाँ की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड को सही स्थिति में लगाना। इलेक्ट्रोड को जेली द्वारा गीला कर के टेम्पोरल क्षेत्र में लगाते हैं तथा सिर पर शेष भाग को सूखा रखा जाता है। बस टेम्पोरल को ही जेली द्वारा गीला किया जाता है, इसके अलावा शेष भाग को ना सूखा रखा जाता है। नेक्स्ट है रोगी के दौरे यानी सीजर्स उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना। अब रोगी के दौरे व सीजर्स को उत्पन्न करना था, उनका अवलोकन कैसे करते हैं। तो रोगी को ईसीटी पूर्व की औषधि देने के लगभग आधा घंटे के बाद यानी दवाई देने के बाद आधे घंटे के बाद 70 से 130 वोल्ट की धारा से 0.6 सेकंड से 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोड में प्रवाहित की जाती है, जिससे एक ग्राउंड माल सीजर की उत्पत्ति होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोड को हटा दिया जाता है। ईसीटी से पैदा हुए ग्राउंड माल सीजर निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। अब सीजर्स 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से सीजर्स होते हैं। पहला आता है क्लोनिक सीजर, दूसरा है टोनिक फेज, नेक्स्ट है रिलैक्सन फेज। एंड सीजर्स भी 3 अवस्था में आते हैं। पहले आते हैं क्लोनिक अवस्था में, दूसरा टोनिक अवस्था में, तीसरा रिलैक्सन फेज की अवस्था में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लोनिक फेज की। तो क्लोनिक फेज की अवस्था में क्या होता है, तो इसे अपन कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति में क्लोनिक सीजर्स आया है। तो इसकी अवधि लगभग 1 सेकंड की होती है। इसके लिए निम्न लक्षण दिखे जाते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड प्यूपिल्स यानी स्थिर पुपलियाँ होती है। नेक्स्ट धनुषाकार शरीर हो जाता है, अकड़ा जाता है, मुट्ठियाँ बंद हो जाती है तथा नीली त्वचा पड़ जाती है। तो अपन को पहचानना है कि ये क्लोनिक फेज है इसकी या क्लोनिक सीजर आया हुआ है ईसीटी के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टोनिक फेज। टोनिक फेज में क्या होता है, तो इसकी सामान्य अवधि 35 से 40 सेकंड की होती है। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे प्लांटर फ्लेक्शन, रिवर्स बाबिन्स्की रिफ्लेक्स देखा जाता है। रिवर्स बाबिन्स्की रिफ्लेक्स देखा जाता है जिसमें फ्लेक्शन यानी पास में आना, शरीर का पास में आना, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे 2 बोन्स का आपस में पास में आना फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट आँखों में ब्लेफेरोस्पाज्म यानी आंखों का चिपक जाना। नेक्स्ट मध्यम प्रकार की मांसपेशी क्रियाएं देखी जाती हैं। तो अपन को पता लग जाता है कि ये टोनिक फेज है सीजर्स की। नेक्स्ट है विश्राम अवस्था जिसे अपन रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। इस अवस्था में रोगी पूरी तरह विश्राम अवस्था में रहता है, उसे नींद की स्थिति रहती है, गहरी सांस लेता है व उसे एक साइड लेटी हुई अवस्था में लेटाते हैं। ईसीटी देने के बाद में पेशेंट को एक साइड लेटी हुई अवस्था में लेटाया जाता है तथा ईसीटी के दौरान पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में रोगी को पूरी तरह विश्राम अवस्था में रहता है, उसे नींद की स्थिति रहती है, गहरी सांस लेता है व उसे एक साइड की लेटी हुई अवस्था में लिटाते हैं। नेक्स्ट ईसीटी के उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी, यानी ईसीटी देने के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला बात आता है एमनेशिया, यानी उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट ईसीटी कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है सिर दर्द उसका हो सकता है, जीभ का कटना, टंग वाइप ईसीटी के दौरान। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट, जोड़ों का ढीला पड़ना, मुख सूखना, जी मचकाना, नोजिया, वॉमिटिंग, अत्यधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, मलमूत्र का निष्कासन हो जाता है, एकाग्रता में कमी जैसे कॉम्प्लिकेशन ईसीटी के दौरान देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इससे पहले अपन ने इंडिकेशन की बात करती कब कब ईसीटी का उपयोग किया जाता है। अब ईसीटी का उपयोग कब नहीं किया जाता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं।
तो इसके क्या क्या कौन सा इंडिकेशन है। सबसे पहला है मरीज में ICP बढ़ा हुआ हो। यदि किसी पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो अपन ECT का उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट, मरीज में हृदयाघात का इतिहास हो, यानी मरीज में किसी भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो तो ECT नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, मरीज में ब्रेन ट्यूमर हो, मरीज में धमनी विकार एन्यूरिज्म हो, BP का बढ़ा हुआ होना, मरीज ऑस्टियोमलेसिया यानी उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, या फ्रैक्चर वाला मरीज हो, तो मरीज में गर्भावस्था की स्थिति में हो, मरीज में रेटिनल डिटैचमेंट हो, मरीज में हार्ट फेलियर का इतिहास हो, मरीज में फेफड़ों या गुर्दे संबंधित रोग हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ECT का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा निम्न कंडीशंस में जो ECT होती है उसका उपयोग अप्रभावी रहता है। तो वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर वाले मरीज को कभी भी ECT नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हिस्टीरिया जो सीजर्स होते हैं उसकी कंडीशन में भी इसे ECT का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले पेशेंट में भी ECT का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमने आज ECT की क्रियाविधि का अध्ययन किया है तथा आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।